18 अगस्त 2007 को दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार छिपकर शादी कर ली। ये बात है साल 2007 की। एक मिडिल क्लास व्यक्ति रिजवानुर रहमान की मुलाकात लक्स कोजी के मालिक अशोक टोडी की 23 वर्षीय बेटी प्रियंका टोडी से हुई ग्राफिक्स ट्रेनिंग स्कूल में, जहां वह पढ़ाते थे। दोनों में लव हुआ, जिसे उनके परिवार से उन्होंने गुप्त रखा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 2007 को दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार छिपकर शादी कर ली। इसके गवाह रिजवानुर रहमान के कुछ करीबी दोस्त और सहकर्मी थे। दोनों परिवारों को शादी के बारे में सूचित नहीं किया गया था और बाद में मामले में कोई गवाह घोषित नहीं किया गया। शादी के बाद प्रियंका टोडी परिवार में वापस चली गईं और रिजवान ने मल्टीमीडिया सेंटर में अपना काम जारी रखा। अगस्त के अंत में रिजवानुर रहमान ने अपने भाई से संपर्क किया और गुप्त रूप से शादी करने की बात कबूल की। 31 अगस्त को वह प्रियंका को एक श्रमिक वर्ग मुस्लिम पड़ोस में अपने परिवार के छोटे से अपार्टमेंट में घर ले आए। उन्होंने और प्रियंका ने हस्ताक्षर करके पुलिस को एक पत्र भेजा और अपने पिता से सुरक्षा मांगी। किसके पिता से मांगी? ये प्रियंका के पिता से सुरक्षा मांगी। आरोप है कि प्रियंका के पिता अशोक टोडी, जो कि लक्स कंपनी के मालिक थे, और टोडी परिवार इस बात से नाराज़ थे कि प्रियंका ने कम आय वाले परिवार में शादी क्यों की, और मुस्लिम होने के कारण रहमान ने उनकी नाराज़गी और बढ़ा दी। यह भी आरोप लगाया कि रहमान को प्रियंका के जीवन में खुद से दूर करने के लिए कहा गया और इस अंतर धार्मिक विवाह के विभिन्न मोर्चों से धमकी भी आ रही थी। 31 अगस्त को प्रियंका और रहमान ने अधिकारियों को सूचित किया कि वे और रहमान घर में एक साथ रहना चाहते हैं। आरोप है कि टोडी परिवार के साथ समझौता के कारण राज्य के शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों ने जोड़े को कई बार कोलकाता के लाल बाजार स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में बुलाया और रिजवान को अपनी पत्नी से अलग नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। रिजवान ने झुकने से इनकार कर दिया। यह पुलिस बल के खिलाफ लगाया गया एक आरोप था। इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। 8 दिन बाद 8 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हुई एक बैठक। इस अवसर पर पुलिस ने रिजवान को बुलाया और उससे आग्रह किया कि वह अपनी पत्नी को 1 या 2 सप्ताह के लिए अपने माता पिता से मिलने की अनुमति दे। उन्होंने उससे कहा कि यदि उसकी पत्नी उसके छोटे टूटे फूटे घर में कैद रहती है तो उसे अपहरण, कारावास सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने रिजवान को बताया कि प्रियंका ने एक दिन घर से गायब होने के बाद कभी भी अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं की और माता पिता पूरी तरह से स्तब्ध और हतप्रभ थे। जब प्रियंका अपने माता पिता से बात करती थी तो रिजवान हमेशा मौजूद रहता था और उसकी उपस्थिति के कारण बातचीत आवश्यक रूप से रुकी हुई और बाधित होती थी। साथ ही प्रियंका अपने माता पिता से बहुत संक्षिप्त वाक्यों, एक अक्षरों यानी कि हाँ और ना में ही उत्तर देती थी और वो भी बहुत धीमा बोलकर। यह संदेह था कि वह रिजवान के दबाव में आ गई थी। शायद यह उससे और उसके परिवार से डरती थी। इसलिए पुलिस की दृढ़ता से लगा कि प्रियंका को 1 या 2 सप्ताह के लिए अपने माता पिता के घर लौट जाना चाहिए। इस दौरान वह अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से बात कर सकती है और बता सकती है कि क्या हुआ था और उन्हें यह भी समझा सकती है कि वह खुश है या दुखी है। रहमान काफ़ी देर तक पुलिस की दलीलों का विरोध करते रहे। आखिरकार वह प्रियंका को उनके माता पिता से मिलने देने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने पुलिस के सामने उन्होंने कहा कि अगर उनके चाचा जी यानी कि जो प्रियंका के चाचा जी थे, वो अगर लिखित में ये भरोसा दिला दें कि प्रियंका 7 दिन बाद यानी 15 सितंबर तक अगर घर लौट आएगी तो मैं इजाज़त देता हूं कि प्रियंका जा सकती है। पुलिस मुख्यालय में मौजूद प्रियंका के एक चाचा ने पुलिस गवाह के सामने सादे कागज़ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि प्रियंका को 7 दिन बाद यानी कि 15 सितंबर को रहमान के घर वापस भेज दिया जाएगा। यह सब हो जाने के बाद और उसी दिन 8 सितंबर को प्रियंका अपने माता पिता के घर लौट आई। अपने पिता के घर पर प्रियंका टोडी ने रहमान से आखिरी बार 11 सितंबर को बात की।
15 सितंबर को रहमान ने प्रियंका को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने उससे बात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 19 सितंबर को प्रियंका को अभी भी वापस नहीं भेजा गया, जबकि प्रियंका के चाचा जी ने 15 सितंबर का वादा किया था, जो कोरे कागज़ पर लिख दिया था कि हाँ हम 15 सितंबर तक भेज देंगे, जबकि हो गया था 19 सितंबर। रहमान ने पुलिस उत्पीड़न का दस्तावेजीकरण करते हुए एक एनजीओ में मामला दर्ज कराया। उनकी डायरी और करीबी दोस्तों से हुई बातचीत के मुताबिक वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए आगे कानूनी कदम उठाने वाले थे। कथित तौर पर रहमान द्वारा अपनी मृत्यु से पहले एक एनजीओ को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा था कि वह शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन के बदले हिंदू धर्म में परिवर्तन होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी के यानी कि 19 सितंबर के 2 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को दोपहर में रहमान की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु का पता कैसे चला? उनका शव एक रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ था। उनके हाथ उनकी छाती पर मुड़े हुए थे और उनके सिर के पीछे एक गहरा घाव था। अब पोस्टमार्टम के नतीजे जारी होने से पहले ही तत्कालिक पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी ने रहमान की मौत को आत्महत्या का साधारण मामला कहकर खारिज कर दिया था। अब आप जान सकते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई, तभी वहाँ के पुलिस आयुक्त ने उसे आत्महत्या कह दिया था। मीडिया के द्वारा प्राथमिक जांच के दौरान यह पता चला कि रिजवानुर रहमान की शादी के कुछ दिनों बाद मुखर्जी ने अशोक टोडी के भाई से मुलाकात की और उन्हें जोड़े को अलग करने के लिए पुलिस बल से मदद का आश्वासन दिया गया। मुखर्जी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के सक्रिय समर्थन और अशोक टोडी के कथित वित्तीय समर्थन के कारण बिना किसी प्रतियोगिता के यह पद जीता था। अच्छा, ये सब इंसिडेंट हुआ तो एक ट्रेन ड्राइवर जो पटरियों के पास रिजवानुर रहमान के शरीर को देखने वाला पहला व्यक्ति था, ने कहा कि रिजवानुर रहमान ट्रेन से नहीं टकराया जिसे वह चला रहा था। 16 अक्टूबर 2007 को उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार के द्वारा की गई रिजवानुर रहमान की मौत की जांच अवैध है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच का आदेश दिया। 17 अक्टूबर 2007 को नागरिक समाज के तीव्र दबाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि आयुक्त प्रसून मुखर्जी और उपायुक्त ज्ञानवंत सिंह और अजय कुमार सहित सभी 5 संदिग्ध पुलिस अधिकारी जो पूरी तरह जानते थे कि रिजवानुर रहमान ने कानून के अनुसार कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी अशोक टोडी के साथ कुछ समझ के कारण धमकी देने और यातना देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, उन्हें तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदों से ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सीबीआई जांच चलाने पर भी सहमति व्यक्त की और कहा कि यदि स्थानांतरित पुलिस अधिकारी सीबीआई द्वारा दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। अरुण कुमार टोडी was found dead on the railway tracks a day after he received a... द टेलीग्राफ ने बताया कि रिजवानुर रहमान के पारिवारिक मित्र पप्पू ने सीबीआई के सामने स्वीकार किया कि रिजवानुर रहमान और प्रियंका टोडी को अलग करने के लिए वित्तीय सौदा किया गया था। रहमान के पारिवारिक मित्र पप्पू ने दावा किया कि उसने प्रियंका के चाचा प्रदीप टोडी से रकम ली थी। उसका एक हिस्सा रिजवानुर रहमान के बड़े भाई रुकबानुर रहमान को दे दिया। लेन देन में 13 सितंबर के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे और 19 सितंबर को 6 लाख रुपए शामिल थे। इसमें एक बात ये और तैर रही थी कि रिजवानुर रहमान के मोबाइल से एक मैसेज किया गया था किसे, अशोक टोडी को, कि पापा मेरे पास आत्महत्या करने से पहले 10 मिनट हैं, मुझे आखिरी बार उससे बात करने दीजिए। श्रीमती बिमला टोडी से, माँ मैं 5 मिनट में खुद को मार डालूँगा, कृपया मुझे उससे बात करने दीजिए। ये सारे मैसेज हिंदी में थे और ये 1 महीने बाद पता चला था जब सीबीआई ने इस केस की जाँच शुरू कर दी थी। लेकिन उनके भाई ने कहा कि रिजवानुर रहमान कैथोलिक कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। रहमान संदेश भेजने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हिंदी का। 3 नवंबर 2007 को इंद्रनील घोष नाम के एक शख्स ने एक टीवी चैनल पर दावा किया कि उसने रहमान को अगवा होते देखा, लेकिन बाद में सीबीआई ने इसे झूठा करार दिया क्योंकि इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं था। प्रियंका टोडी ने 6 नवंबर को अपनी सास को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया
कि प्रियंका तोड़ी रिजवान और रहमान के घर नहीं लौटेंगी, वह अपने पिता अशोक तोड़ी के साथ उनके आवास पर रहेंगी। इस घटना के बाद वह भी उतनी ही सदमे में जितना कि रिजवान और रहमान का परिवार। कृपया उनका सामान लौटा दें, जिसमें साड़ियाँ, ग्रीटिंग कार्ड शामिल हैं, व्यक्तिगत डायरियाँ, तस्वीरें, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। पत्र एक वकील के माध्यम से दिया गया था और रिजवान और रहमान की मां किस्वर जहां को संबोधित किया गया था। रहमान की मां ने प्रियंका तोड़ी के पत्र को उनके घाव पर नमक छिड़कने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पत्र पढ़ने के बाद उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। जवाब में लिखा, आपको उस मां से मिलने आना चाहिए जिसने प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों और आपके पिता द्वारा चलाई गई साजिश के कारण अपना बेटा खो दिया। यह अत्यंत खेद का विषय है कि आपने पत्र अपने वकील के माध्यम से भेजा। किस्वर ने प्रियंका की निजी सामान लौटाने पर सहमति जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप खुद आएंगी और ये चीज़ें ले जाएंगी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर मुझे उन्हें अपनी बहू के बजाय किसी वकील या चपरासी या क्लर्क को सौंपना पड़े, जिसके साथ मेरा कोई न्यायिक विवाद नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रिजवानुर के परिवार से मुलाकात की और मौत के लिए सीधे तौर पर शहर की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। रिजवानुर रहमान की मौत को 23 दिन हो गए थे, लेकिन उस मोहल्ले में ईद कोई भी नहीं मना रहा था और ईद का त्यौहार था। 22 सितंबर 2007 को एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने बहुत दंगा फैलाया था। ईंट पत्थर पथराव में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उन्होंने दोपहर के आसपास फिर से एक पुलिस वाहन को आग लगा दी। यह इलाका युद्ध का मैदान बन गया था, क्योंकि गुस्साई भीड़ ने पहले एक सड़क को अवरुद्ध किया और फिर 8 निजी बसों को जला दिया। कुछ युवा मुसलमानों को तलवारें और बंदूक लहराते देखा गया था। पुलिस द्वारा भीड़ पर कुछ गोलियां चलाई गईं। लगभग 300 की संख्या में क्रोधित भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ईंटों से हमला किया और एक अन्य 4x4 जीप को आग लगा दी। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की तैनाती के बाद ही दंगा शांत हुआ। 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 24 मुस्लिम घायल हो गए। 12 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें से 3 पुलिस के ही वाहन थे। लेकिन जब सीबीआई जांच कर रही थी और उसके कुछ दिनों के बाद रिजल्ट खुला, तो उसमें निष्कर्ष के तहत ये आया कि रिजवान ने आत्महत्या की थी। 11 फरवरी 2009 को सरकारी रेलवे पुलिस अधिकारी अरिदम मन्ना, जिन्होंने रिजवानुर रहमान की मौत की जांच शुरू की थी, उनके कार्यस्थल से काफ़ी दूरी पर एक रेलवे ट्रैक के पास हत्या कर दी गई थी। मन्ना उन गवाहों की सूची में भी थे जो सीबीआई ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपने आरोप पत्र के साथ सौंपी थी। सबकी बाईं आंख, दाहिने पैर पर चोट और गले पर गहरा घाव था। मन्ना के परिजनों का दावा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मन्ना की हत्या की गई है। मन्ना के भाई मोइत्रा ने दावा किया कि अरिदम मन्ना के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, एक में वोडाफोन और दूसरे में एयरटेल कनेक्शन था। पुलिस ने सेल फ़ोन बरामद कर लिया, लेकिन सिम कार्ड गायब थे। मोइत्रा ने कहा, सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर सिम कार्ड निकाली गई हैं। अरिदम के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और आंखें निकाल ली गई थीं। आत्महत्या में ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह एक हत्या है और हम चाहते हैं कि अपराधी को सज़ा मिले। ये शब्द मोइत्रा के थे, जो उनके भाई थे अरिदम मन्ना के। तो दोस्तों, आपको पता हो कि भारत में अभी 4 करोड़ केस ऐसे हैं लगभग जो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। उसी पेंडिंग केसों में से एक केस ये भी है जो पेंडिंग है। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दमदार टॉपिक के साथ।